Hello friends, good evening. This is Shankar Tiwari and you are watching my YouTube channel Exam Warriors Begins. दोस्तों जीके का डोज एक हर रोज के ये सेशन पार्ट 7 है जिसमें हम लेकर आए हैं जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके का ये सेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें हम हर रोज एक आपके लिए डोज लेकर आते हैं जिसे आपसे निवेदन होता है कि आप हर रोज इसे देखा करें क्योंकि हम इस वीडियो में ना सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बल्कि लर्न करने की इजी ट्रिक्स भी बताते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास रहता है। बहुत सारा प्यार मिला है आपकी तरफ से जो आप लोग इसे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं वो आपकी आने वाले सारी भी एसएससी, सीएसएसएल, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी इन सभी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके पूछा जाता है और उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो भी कंटेंट है इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हो। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको ये इसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी के देर किए हम अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है जी आई टैग, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्योंकि अ, सिर्फ लर्न कर लेना ही एक बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आज के एग्जाम के सिनारियो की बात करें तो कोई भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम टू द पॉइंट नहीं पूछे जाते। उसमें आपसे हो सकता है उससे थोड़ा डेफिनेशन से रिलेटेड या फिर वो जो भी चीज है वो क्या चीज है, इस तरीके से थोड़ा सा डिटेल में आंसर पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो मतलब पहले की तरह रटने वाला काम यहाँ पे नहीं करना है। आपको चीजों को समझना है, समझने के बाद ही आंसर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है। एक्चुअली जो जीआई ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये लोकेशन लिख दिया है लेकिन ये दैट इज रॉन्ग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसका मतलब होता है विच इंडिकेट द प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द सर्टेन एरिया और रीजन। यानी कि जो कोई भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग में लिस्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किसी सर्टेन एरिया या किसी जगह की खास जगह में उगाई जाती हो, वहां पे उसका प्रोडक्शन होता हो, है ना। तो उस एरिया में वो काफी ज्यादा फेमस होती है, इसीलिए उस एरिया के अकॉर्डिंग हम उसका जीआई टैग करता है। मतलब एक कंपनी है जो इंडिया की करती है। ठीक है, actually it has become a trademark of that region and the place becomes famous by the name of that product। ठीक है, इसमें हम एक लिस्ट है जिसमें हम वो लिस्ट पूरी दिखाएंगे आपको। और 2020 में जितने भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स नए नए किए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। और हर कोई प्रोडक्ट जो भी जीआई टैग में शामिल होता है वो अपनी खास प्लेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, it is used for agriculture, natural and manufactural goods having a special quality and established a reputation। जी बिल्कुल, तो इसमें उन सभी प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है जो एग्रीकल्चर संबंधित हो, नेचुरल हो या मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट, लेकिन उनकी एक अपनी स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, अपना एक स्पेशल रेपुटेशन होना चाहिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट को ही जीआई टैग में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि आपने इसके पहले जाना होगा कि इलाहाबाद का मगही, अरे सॉरी, बिहार का जो मगही पान है वो काफी फेमस रहा है। ठीक है, वैसे ही वहाँ की राइस भी है जिसे काफी फेमस रखा गया है। तो किसी खास जगह में कुछ खास चीजें प्रोडक्ट उगाए जाते हैं, उसे ही जीआई टैग में शामिल किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इंडिया इज एज द नंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इससे इंडिया के जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ऑफ गुड्स है उसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। ठीक है, और वहां से उसको प्रोडक्शन मिला हुआ है एट द एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, इसके तहत इसे 15 सितंबर 2003 में इंडिया को इसका सर्टिफिकेट मिला था कि इंडिया जो है किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग में मतलब जीआई टैग में नॉमिनेट कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग टी, जो कि वेस्ट बंगाल में ही दार्जिलिंग है, जो कि आप नॉर्थ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर दार्जिलिंग है जहाँ पे टी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट, है ना।
ये भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट है। ये आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखना चाहिए कि दार्जिलिंग टी जो कि इंडिया का सबसे पहला जीआई टैग प्रोडक्ट था, ठीक है, जिसे 2004 में जीआई इंडिकेशन मिला था। इसके अलावा जीआई टैग इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, पता होना चाहिए, क्योंकि देखो सिर्फ नाम और प्लेस याद करना काफी नहीं होता। जीआई टैग होता क्या है और पहले क्या चीजें थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी क्या वैलिडिटी होती है, इसको जीआई टैग लगने से किसी प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग का जो वैलिडेशन होता है 10 साल के लिए होता है और उसे रिन्यू भी किया जा सकता है अगले 10 साल तक के लिए, ठीक है। कर्नाटका है द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग, है ना, 47। कर्नाटका में ऐसे 47 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, वहीं तमिलनाडु के पास 39 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको लर्न रखना चाहिए। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई है। अब आपको जानना होगा कि जो अभी 2020 में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जिन्हें जीआई टैग में शामिल किया गया, जीआई टैग जिनको किया गया। तो यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अरुम्बुअर वुड क्राविंग हैंडीक्राफ्ट है तमिलनाडु का, चाकहाव राइस है मणिपुर का, दाले गुजारी चिली है सिक्किम का, गोरखपुर टेराकोटा है उत्तर प्रदेश का, हरमल चिली है गोवा का। ये सारे अभी मैंने लिस्ट दिखाए हैं। इन सभी चीजों का एक डिटेल में यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, इसी वीडियो में है, आप आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो लर्न करने का जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको अभी आने आएगा तब मैं बता दूंगा आपको कि क्या ट्रिक है एक्चुअली। अभी आप इसको सिंपली देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। इसमें खाजिम है जो कि गोवा में होता है, कविलपट्टी कदले मिठाई जो कि तमिलनाडु में है, मोयरा बनाना गोवा का है, और फूटा पका तेलिया रुमाल जो है तेलंगाना का, सैफरन है जम्मू एंड कश्मीर का, सोहराई खुराव पेंटिंग झारखंड में फेमस है, तेजपुर लीची असम में, और थांजावुर पिथ वर्क्स जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जिसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को यहाँ पर जीआई टैग में शामिल किया गया है। तो आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस, बी अ वॉरियर डोंट बी अ वॉरियर। सिंपल सा मेथड है कि आपको एक योद्धा बनना चाहिए। आपको चिंता करने की बात नहीं है, अगर आप एक योद्धा हैं तो आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये चैनल आपके लिए लगा हुआ है कि आप अपनी मंजिल को पा सके, और उसमें आपका हेल्प हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको किसी भी तरह की डाउट या कोई अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो हमारी नई आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। देखिए अभी जो रिसेंटली ऐड हुए हैं उनमें से सबसे पहला हम लेकर आए हैं आरम बाबूर वुड कार्विंग। मैं जो ट्रिक है इसे लर्न करने का, वो सिंपल सा ट्रिक मेरा ये रहता है कि आप किसी चीज को रट कर ना करें लर्न, क्योंकि रटेंगे तो वो भूल जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि आप उसे इमेजिन करें। जैसे ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इस इमेज को देख करके अगर आप लर्न करेंगे कि ये क्या चीज था, एक वुड से बनी हुई इमेज, मतलब एक स्कल्पचर है, मूर्ति है भगवान गणेश की। तो अगर इस इमेज को अपने माइंड में सेटअप करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि लकड़ी की बनी हुई एक मूर्ति थी, ठीक है। तो लकड़ी की बनी हुई थी यानी कि वुड कार्विंग है, और ये नाम जो है आराम बाबूर, ये तो प्लेस के आधार पे है, ठीक है। तो ये आराम बाबूर जो है एक पेराम्बूर डिस्ट्रिक्ट में जगह है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में पेराम्बूर डिस्ट्रिक्ट में एक आराम बाबूर जगह है जहाँ पे वुड कार्विंग की जाती है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो है ना, ये मेड अप आउट ऑफ वुडन लॉग्स ऑफ इंडियन सारिस। तो ये क्या है कि एक ही लकड़ी से बना हुआ मूर्ति है, ठीक है। वो लकड़ी सारिस की हो सकती है, मैंगो की, लिंगम की हो सकती है, इंडियन एश ट्री की, रोजवुड ट्री की, या नीम ट्री से, किसी भी इस तरह की जो भी ट्रीज होते हैं जिनमें काफी बड़े बड़े उनकी जो स्टेम होती है काफी मोटी होती है, ठीक है। तो ऐसे ट्रीज से ये मूर्तियां बनाई जाती है। इसकी सबसे खासियत बात है कि अराम्बुर वुड कार्विंग इज डन ऑन अ सिंगल पीस ऑफ वुड। मतलब कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये सिंगल पीस से बनी हुई है, मतलब एक ही लकड़ी को काट करके ये चबूतरा बनाया गया है, ये इनकी गणेश भगवान की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है।
ये सभी कटिंग जो की गई है ना वो एक ही लॉग पर की गई है। यही सबसे खास बात है जो इसे जीआई टैग में शामिल कराता है। तो आपको ये जो मेन पॉइंट है ना, ये भी याद ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी इसकी खासियत भी पूछा जाता है। तो खासियत को ध्यान में जरूर रखें। इसके अलावा आप देखते हैं कि इन जो मूर्ति बनाई गई है उनमें कौन कौन से भगवान की मूर्ति बनाई गई है। तो लॉर्ड विनायक की बनाई गई है, गॉडेस सरस्वती की, लॉर्ड कृष्णा की, लॉर्ड शिवा की, गॉडेस पार्वती की, अवतार ऑफ गॉडेस लक्ष्मी की, टेम्पल चैरियोट्स, ये सारी चीजें इस कला के अंदर बनाई गई हैं। तो काफी अट्रैक्टिव लगता है जब एक लकड़ी के द्वारा किसी मूर्ति को बनाया जाता है। तो है ना। अगला हमारा है थंजावुर पीठ वर्क्स। अब थंजावुर पीठ वर्क्स क्या है? एक थंजावुर नेटिव वर्क्स है जो कि एक प्लांट से ऑब्टेन्ड किया जाता है, जिसको हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं, जो पानी में उगाया जाता है। इस प्लांट से इस तरह की थंजावुर नेटिव वर्क्स को प्रमोट किया गया है, जो कि एक ये जो तमिलनाडु का जो वर्क स्किल है उसके तहत इसको बनाया गया है। ठीक है। हालांकि जो थंजावुर नेटिव वर्क्स है ये काफी फ्रैगाइल होता है, मतलब काफी नाजुक होता है, इसलिए इसे ग्लास बॉक्स में रखने की जरूरत पड़ती है। ये आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, किसका है? थंजावुर का है। ठीक है, थंजावुर पिथ वर्क्स है ये, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये काफी ही मतलब एक नाजुक होता है, कि मतलब इसको हल्का सा भी लगने से ये ब्रेक हो सकता है, इसलिए इसको ग्लास में रखा जाता है। तो इसकी सबसे खासियत ये है कि ये जो मॉडल है ना वो बृहदेश्वर टेम्पल का बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से हिंदू आइडल या गार्लैंड या डोर हैंगिंग के मॉडल इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये किससे बनता है? तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हाइड्रोफाइट प्लांट से ये बना हुआ है। तो ये कुछ खास बातें हैं तंजावुर पिटवर्क से। इसके बाद जो देखते हैं कि ये एग्जाम में काफी ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाक हाउ ब्लैक राइस, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं जैसे सीएचएसएल का, उसमें ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो आगे भी आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है कि चाक हाउ जो चावल है, चलिए ये भी पूछा जा सकता है चाक हाउ है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक राइस है। ब्लैक राइस यानी कि काले रंग का चावल है। ठीक है। ये कहाँ पर उगाया जाता है? तो मणिपुर में उगाया जाता है। इसकी सबसे खासियत क्या है कि ये इसकी स्पेशल एरोमा, मतलब इसके अंदर जो सुगंध होती है ना काफी अलग ही होती है, काफी अच्छी होती है। ठीक है। और इसे बनाने का जो टाइम पीरियड है दैट इज कम्युनिटी फेस्ट, कभी फेस्टिवल वगैरह उनका होता है ना। तो उस टाइम पर ये लोग इसका खीर बनाते हैं, जिसको हम चाकाओ खीर बोलते हैं। ठीक है। इसको और ट्रेडिशनल मेडिकल के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो पहली खास बात इसकी ये है कि इसके अंदर स्पेशल एरोमा पाया जाता है। साथ में दूसरी चीज है कि ये जो चावल है वो लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम कंज्यूम करता है, मतलब इसको बनाने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है, तब जाके ये बनता है। और ये टाइम इसलिए लगता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस ब्रान। तो कहीं ना कहीं इस चावल की काफी खासियत है, काफी स्पेशल क्वालिटीज हैं, जो इसको जीआई टैग में शामिल करता है। आपको मैं इमेज दिखा दूं तो ये चाक हाउस से बनी हुई खीर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि काला काला से ये चावल दिखाई दे रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, वहाँ के लोगों का ये काफी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डिलीशियस फूड में ये काउंट किया जाता है। अगली है हमारी टॉपिक दैट इज गोरखपुर टेराकोटा। तो ये भी फेमस रहा है इस साल, तो ये भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है। तो गोरखपुर का टेराकोटा आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ जी का कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली यहाँ पर है। ठीक है। तो गोरखपुर का टेराकोटा जो है ना काफी फेमस होता है। एक्चुअली टेराकोटा होता क्या है? तो मिट्टी से बनाई स्पेशल तरह की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से जो चीजें बनाई जाती है उसे हम टेराकोटा बोलते हैं। तो यहाँ से टेराकोटा से क्या क्या बनती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल जैसे हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, कैमल, गोट, ऑक्स, ये सारी चीजें। हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंट्स भी यहाँ से बनाए जाते हैं। सब मेजर प्रोडक्ट ऑफ द क्राफ्ट्समैन इंक्लूड द हाउडा एलिफेंट्स, महावत हॉर्स, डियर, कैमल, फाइव फेस्ड गणेशा, सिंगल फेस गणेशा, एलिफेंट टेबल और चैंडलियर्स, हैंगिंग बेल्स। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी दीपावली के टाइम पर दिए भी टेराकोटा से बनाए जा रहे थे, तो काफी अच्छे लगते हैं इनकी कार्विंग। तो आपको ये इमेज दिख रहा होगा जो काफी प्यारा लग रहा है, एक महावत यानी कि हाथी की ये इमेज है, जो कि पूरी की पूरी टेराकोटा से बनाई जाती है। इसकी सबसे खासियत बात है कि इसके जो ऊपर कलर दिखाई दे रहा है ना, ये मिट्टी का ही कलर है, अलग से कलर नहीं लगाया गया है। ठीक है।
तो ये इस तरह की मिट्टी या कारीगरी की बात खासियत है इसकी। आगे देखते हैं कोविल पट्टी कदलई मिठाई। तो कदलई मिठाई है ये, ठीक है। और ये मिठाई काफी अच्छी लगती है जब आप खाएंगे। शायद आपने कभी देखा भी होगा ये, जिसे नॉर्मली बादाम पट्टी बोलते हैं, लेकिन इस वाले बादाम पट्टी की खासियत कुछ अलग ही है, ठीक है। इसलिए इसे जीआई टैग में शामिल किया गया है। तो इसमें लगता क्या है, पीनट होते हैं, ठीक है, जो एक खास किस्म के घोल में उसको मिलाया जाता है पीनट्स को, तब जाके ये तैयार होता है। इसके अलावा कोकोनट डाइट भी होते हैं, ठीक है, ग्रीन और येलो कलर के जो उसमें मिक्स किए जाते हैं। इट इज मेड ऑफ यूजिंग ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। हाँ, ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो कटले मिठाई है, इसको बनाने में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, यानी कि सारी सारी चीजें नेचुरली है। इसके अलावा वेलम यानी कि जैगरी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि गुड़ का, ठीक है। और ग्राउंड नट्स या फिर वाटर फ्रॉम द रिवर थारिम बारानी। तो ये चीजें याद रखनी है कि जब भी कटलई मिठाई बनती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली चीज होगा कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होगा, जैसे कि जैगरी होगी, ग्राउंड नट होगा, और वाटर यूज किया जाता है। वहां पर एक रिवर पाई जाती है जिसका नाम है थामिरा बारानी, ठीक है। तो इस रिवर का वाटर भी उसमें यूज किया जाता है। ये जो कोविल पट्टी, जो कि नाम है इस मिठाई का, कदलाई मिठाई तो है लेकिन कोविल पट्टी क्या चीज है, तो ये वहां का एक विलेज है, ठीक है। थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का एक विलेज है जिसका नाम है कोविल पट्टी। तो यहीं पर ये कदलाई मिठाई बनती है। तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी होगी। पहले तो इसका नाम कदलाई मिठाई, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो स्टेट का नाम होना चाहिए तमिलनाडु, और जगह का नाम, जो कि इसके नाम के साथ में ये कोविल पट्टी, ठीक है। ये ग्राउंडनट से ही बनता है, जैगरी से ही बनता है, दोनों तरह की कटले मिठाइयाँ बनती है। आगे देखते हैं, हमारे पास है हर्मल चिलीज। अब चिली है तो तीखा तो जरूर होगा, है ना। तो जब तीखा होगा तो उसका कलर भी कुछ तीखापन। ये क्या है, ये लग रहा है जैसे कि सूखा हुआ बेर, लेकिन एक्चुअली ये बेर नहीं है, क्योंकि भले ही साइज छोटी है लेकिन है ये एक मिर्ची, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है। और ये लोनर ड्यूरेशन, यानी कि काफी टाइम के लिए इसे रखा जा सकता है ना। ये हर्मल चिली जो है ना, वो मेनली जो फेमस कहाँ पर है, तो वो गोवा में है। तो ये प्लेस आपको याद रखना होगा कि हर्मल चिलीज कहाँ पाया जाता है, तो गोवा में पाया जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंट क्वालिटीज की वजह से ये काफी फेमस है। इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज और कॉपर वगैरह पाया जाता है। तो ये कुछ खास किस्म की क्वालिटीज जो किसी खास प्लेस पर ही मिलती है, उन्हीं उन्हीं चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं जीआई टैग में। आगे है मोयरा बनाना। काफी फेमस है ये, ठीक है। और काफी अच्छा न्यूट्रिशन भी मोयरा बनाना मिलता है। आपको दिखा दूं कि ये जो देख रहे हो आप बनाना, ये क्या है, एक मोयरा बनाना है, ठीक है। ये बनाना जिसे हम माइनोडली बनाना के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली मोयरा जो है एक विलेज का नाम था, कहाँ पर, बद्रज तालुका में, ठीक है। और इसी की नाम की वजह से इसका नाम पड़ गया माइनोडली बनाना। ये भी गोवा में पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। ये काफी टेस्टी होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन काफी ज्यादा हाई होता है ना, जिसकी वजह से काफी हेल्दी प्रोडक्ट माना जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि इसको रेगुलरली कंज्यूम करने से ठीक हो जा सकते हैं, जैसे मेंडोलिया बनाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो ठीक हो जा सकते हैं, इसलिए इसकी मेडिकल वैल्यू भी काफी ज्यादा है ना। तो ये चीजें आपको इनके नाम से याद रखना। मोयरा बनाना मोयरा में पाया जाता है, जो कि एक विलेज है, कहाँ का, गोवा का। आगे हम देखेंगे खाजेम। तो आपने खाजेम तो खाया भी होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई देखो, ये भी एक तरह का ट्रेडिशनल फेस्टिव स्वीट है, कहाँ का, गोवा का, ठीक है, जिसे हम खाजे भी कहते हैं या खाजेम कहते हैं। जो कि वहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेडिशनल अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहाँ पर इसको स्टॉल लगा करके लोगों को दिया जाता है। कभी कभी इसे टेम्पल्स के सामने जब भी सेरेमनी वगैरह होती है, तो उस टाइम पर भी इसे लोगों में बांटा जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो गोवा का ये पॉपुलर स्नैक है, जो लोगों में फ्रीली तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको मैंने बता दी।
आगे है पूटा पक्का तेलिया रुमाल। तो तेलिया रुमाल की भी कहानी एक अजीब सी है, काफी अच्छी कहानी है, आपको जानकर भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसका एक अपना हिस्ट्री है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। एक्चुअली तेलिया रुमाल जो है ना, ओरिजिनली बैक टू स्मॉल विलेज दैट इज पुट्टा पाका इन तेलंगाना रीजन। तो तेलंगाना रीजन जो कि आंध्र प्रदेश में था पहले, ठीक है, वहां पर पूटा पक्का कला से इसकी शुरुआत हुई थी तेलिया रुमाल की। कहा जा रहा है कि some having 20 family engaged in handloom weaving of the same तेलिया रुमाल received patronization of निजाम of हैदराबाद। ठीक है, तो फिलहाल में भी ऐसी 20 फैमिलीज हैं जो इसको हैंडलूम, मतलब क्योंकि हाथ से बनाना होता है, काफी अलग टेक्निक होती है, इसलिए वहां की फैमिलीज इसको बनाती हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो हैदराबाद के निजाम की तरह शुरुआत की गई थी, जो काफी शौकीन थे इस रुमाल का। ठीक है, क्योंकि ये हैंडमेड वर्क था, काफी अलग था, इसे इसे मशीन से बनाना पॉसिबल नहीं है। ये रुमाल भी अलग अलग कलर्स में आते हैं, जैसे रेड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। टेलर रुमाल ऑफर्ड द दरगाह ऑफ अजमेर शास्त्री इन राजस्थान। तो राजस्थान में अजमेर दरगाह है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चद्दरें जो तेलिया रुमाल की तरह लगती हैं, आपको दिखा दूं, ये रही। ठीक है, ये एक तेलिया रुमाल है जिसकी अलग ही क्वालिटीज होती हैं। ऐसे रुमालों को दरगाह में चढ़ाया जाता है, कुछ कुछ लोग 50 से 60 तक चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सोहराई खुराव पेंटिंग। तो भाई ये है पेंटिंग कहाँ की, तो झारखंड की। झारखंड में एक जगह है हजारीबाग, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहाँ की सॉइल टेस्टिंग की जाती थी। ठीक है, तो सॉइल का यूज करके जो वहाँ की लोकल ट्यूरन वुमेन थी, वो हार्वेस्ट और मैरिज सीजन के टाइम पर अपने घरों को पेंटिंग करती थी, है ना, अपने घरों को पेंटिंग करती थी, वो घर काफी सुंदर दिखते थे। तो मतलब ये पेंटिंग की जो कला है उनकी, इसी कला को बोला गया है सोहराई खुराव पेंटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन रिसेंट द वॉल ऑफ इम्पोर्टेंस पब्लिक प्लेस इन झारखंड such as बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इन रांची एंड हजारीबाग एंड टाटानगर रेलवे स्टेशन among the other have been discolored सोराई खुराव पेंटिंग। तो सोराई खुराव पेंटिंग गवर्नमेंट की नजर में इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के वॉल पर भी इसको बनवाया गया, साथ में ही हजारीबाग टाटानगर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इसको बनाया गया इस तरह की पेंटिंग का। तो काफी अच्छी पेंटिंग होती है सोहराई सोहराई खुराव पेंटिंग, जो कि झारखंड में मेनली हजारीबाग में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सैफरॉन, जो कि अब तक दुनिया में बिकने वाला सबसे महंगा प्रोडक्ट यही है लगता है, क्योंकि ये 1000 रुपीज पर किलो से भी ज्यादा का होता है। चलिए देखा जाए तो ये, तो सैफरॉन जो कि मेनली हाईलैंड में उगाए जाते हैं, जैसे कि कश्मीर हो गया, उसके अलावा पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़, श्रीनगर, ऐसे जगहों पे इनका उगाया जाता है। लेकिन हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, फिर भी इंडिया में ये लार्जेस्ट नहीं है। इसका जो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट है वो है ईरान। इंडिया भी इसका काफी क्लोज कॉम्पिटिटर है, लेकिन अभी बहुत पीछे है। ठीक है, एक्चुअली इसका यूज जो होता है वो कॉस्मेटिक और मेडिकल पर्पज के साथ भी किया जाता है। ठीक है, और ये कश्मीरी कशिनो में भी इसका यूज किया जाता था, जब यहाँ पे रिच कल्चर हुआ करती थी, काफी धनी मनी लोग इसका यूज करते थे। ठीक है, जो सैफरन का कल्टीवेशन है वो कश्मीर में सेंट्रल एशिया से आया था, ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इसका शुरुआत हुआ था। संस्कृत में इसका एक अलग नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बाहुकम। तो ये नाम भी याद रखना है कि संस्कृत में हम जो सैफरॉन है उसको बाहुकम बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सैफरॉन होता है वो दुनिया के हाई एल्टीट्यूड पे उगाए जाने वाले पौधों में से एक है, जो ये 1600 से लेके 1800 माइल मील तक, मतलब एबव द सी लेवल तक ये मतलब आपको पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी इतनी हाइट पर। इसके अलावा इसकी जो यूनिक एंड डिफरेंशिएट्स है ना, वो थोड़े से अलग है, इसीलिए इंडिया का सैफरॉन काफी महंगा है। हालांकि सैफरॉन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ईरान में होता है, लेकिन इंडिया का जो सैफरॉन है उसकी क्वालिटी, उसका जो टेस्ट है वो काफी अलग होता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। इंडियन जो कश्मीरी सैफरॉन है उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, जिसमें लच्चा सैफरॉन है, मोंगरा सैफरॉन है और गोची सैफरॉन है।
तो ये सारी चीजें जो मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिर्फ लर्न ये करते हैं कि सैफरॉन जो है वो कश्मीर का है, तो उसमें सिर्फ आपको एक ही डिटेल मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे, लेकिन सेफ्रॉन से ही अगर आपको पूछा जाता है कि सेफ्रॉन में और कौन कौन से टाइप की हैं, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि इसमें लाचा, मोंगरा और गुची, इस तरह के अलग अलग टाइप के भी सेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो डिटेलिंग याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ाई करो, क्योंकि डिटेल में पढ़ोगे तो आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगी। आपको बता दूं कि ये रही सैफरॉन, ठीक है। इस तरह का सैफरॉन आपने देखा होगा, जो फूलों की जो पंखुड़ियां होती अंदर की जो उनका फिलामेंट होता है, उससे इसको निकाला जाता है। आगे है तेजपुर लीची। तो तेजपुर की लीची काफी ज्यादा फेमस है भाई, ठीक है। और इसको फेमस होने की कारण क्या है, तो इसका फ्लेवर जो काफी तगड़ा फ्लेवर है। ये लीची देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है और खाने में भी बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन ये तो मिर्ची है भाई, ये तो लीची नहीं है। एक्चुअली लीची ये है, ठीक है। ये वाली लीची है जो काफी टेस्टी है। लोगों ने इसे खाया हुआ है, मैंने तो नहीं खाया है। अगर आपने खाया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो ये तेजपुर की लीची, ठीक है, जो कि सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट्स में काउंट की जाती है ना। इसमें जो सबसे खास बात ये है कि इसकी जो क्वालिटी है ना, इसकी जो फ्लेवर है, जूसी पल्प्स है, ये इसे काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसका कलर जो है वो काफी अट्रैक्टिव इन्हें बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लीची होती है उसमें 60% जूस होता है, 8% रैग होता है, 90% सीड होती है और 13% इसका स्किन होता है। अलग अलग साइज के अलग अलग क्वालिटी वैरायटी हो सकती है, लेकिन मेनली यही होता है, ठीक है। तेजपुर की जो लीची है उसमें विटामिन सी भी काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन एंड प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। फैट इसमें 0.3% होता है, पेक्टिन 0.49% और मिनरल में कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयरन जो कि 0.9% में लगभग होते हैं। ये सारी चीजें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि दाले खुसरी चिली। तो ये एक और चिली आ गई आपको, जो मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखाई थी, ये भी कुछ उसी तरह से दिख रही है, ठीक है। इस चिली की क्या खासियत है, जिसकी हाई पंजेंसी हो। हाई पंजेंसी दैट मीन्स बहुत ज्यादा इसमें तीखापन होता है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि मिर्ची है तो तीखापन होना तो लाजमी है। तो ये एक चेरी साइज का होता है, जो काफी गोला, लगभग लगभग गोला ही होता है, ठीक है। और जब ये फुल राइप हो जाता है तो ये और भी ज्यादा ब्राइट रेड कलर में दिखता है। एक्चुअली जो है ना, ये सिक्किम, दाले खुसरान ऐसे जगहों पर ये कैश कैश क्रॉप जो है उगाई जाती है, ठीक है। इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी काफी तगड़ी है ना। इसका बिक्री किया जाता है और सबसे खास बात है कि ये जो क्रॉप है ना वो कैसी है, पेरिनियल है ना। पेरिनियल होने का मतलब ये होता है कि इसे सालों भर उगाया जा सकता है, यही इसकी सबसे खासियत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी दाले खुसरन चिली की। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पिकल बनाया जाता है और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेलिंग बता दी है। कैसा लगा आपको वीडियो, ये हमारा लास्ट था, ठीक है। जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपको जो मैंने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपके लिए सफिशियंट था। इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर दीजिएगा, और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।